सुस्वागतम। मैं सुनीता वर्मा, व्याख्याता हिंदी, आचार्य हिंदी यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ्य पुस्तक, जिसमें कक्षा 11th में चलने वाली जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग फर्स्ट, जिसमें 2 खंड दिए गए हैं, गद्य खंड एवं काव्य खंड। काव्य खंड को पद्य खंड भी कहा जाता है। अब गद्य खंड में पाठ संख्या 1 दी हुई है आपकी मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद से सभी अवगत हैं, आप छोटी क्लासेस से लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उनके बारे में। अब उनका जो जीवन परिचय है कि कब उनका जन्म हुआ, कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, कौन कौन से कार्य उन्होंने किए, कब उनकी मृत्यु हुई, उन सारी चीजों की जानकारी आपको जीवन परिचय में दी जाएगी। और साथ ही आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिया गया है, जो पाठ दिया गया है, कहानी दी गई है, उसका पाठ परिचय आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सभी तैयार हो जाएं और अपनी जो आरोह वाली पाठ्य पुस्तक है इसे लें और इसमें जो फर्स्ट पाठ आपका दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद, उसे निकालें और मेरे साथ साथ आप उसे पढ़ें। और पढ़ने के बाद आप अपनी नोटबुक जो है उसमें इसके जो पॉइंट्स है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनको अपनी नोटबुक में नोट करें। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। जीवन में साहित्य का स्थान। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880, लम्हे गांव, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन, ये इनके कहानी संग्रह हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये इनके निबंध संग्रह है। हिंदी साहित्य में इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, सभी तरह की रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 में हुई है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर यानी उच्च स्थान पर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य की इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव यानी कमियों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे BA तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र यानी छोड़ना। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है, जो है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद जी से पहले का समय, प्रेमचंद जी के समय का समय और प्रेमचंद जी के बाद का समय। यह प्रेमचंद के निर्विवाद, जिसमें कोई विवाद नहीं हो, महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलेके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी, किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के
ताने बाने से बुना गया, कल्पना, संयोग और रोमानियत। लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। अग्रदूत यानी सबसे पहले। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की घड़ी हुई संज्ञा है। संज्ञा यानी नाम, उनके द्वारा ही ये नाम दिया गया है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन सन 1914 में प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, यानी धन से ज़्यादा धर्म को महत्व दिया गया है और अंत में धर्म की ही जीत दिखाई गई है। धन और धर्म, धन यानी रुपए पैसा, धर्म यानी अपनी नैतिकता पर रहना, अपने धर्म पर रहना, को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नाम के पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करना यानी हटाना करा देते हैं, लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद यानी प्रॉपर्टी का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की सफल घटनाएं, समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अंततः साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नज़र आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से, ये आपके उपन्यास का जो है वो शीर्षक, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है, यानी कहानी का जो अंत है वो सत्य की जीत के साथ होता है। इसी तरीके से हमने देखा बेमुरौवत, उद्दंड, धर्मनिष्ठ, ये तीनों जो हैं कहानी के मुख्य पात्र वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं बनती है।